बॉलीवुड में आज के दौर में कई ऐसे गायक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत की गायकी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मगर इन सब से हटकर एक गायक थे मोहम्मद रफ़ी, जो कल भी लोगों के दिलों में रहते थे, आज भी रहते हैं और कई सदियों तक लोगों के दिलों में यूं ही रहेंगे। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह नामक गांव में हुआ था। आज ये गांव पंजाब के अमृतसर जिले में है। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफ़ी को गाने का शौक उस समय हुआ जब उनके मोहल्ले से एक फकीर रोज एक पंजाबी गीत गाता हुआ जाता। 8-9 साल का ये छोटा बच्चा मोहम्मद रफ़ी उस फकीर के पीछे पीछे चल देता, क्योंकि उसे उस फकीर का गाना बहुत अच्छा लगता। वापस लौटकर वो बच्चा उस फकीर के अंदाज में ही गीत गाता। कुछ समय बाद साल 1935 में मोहम्मद रफ़ी के पिता हाजी मोहम्मद अली पूरे परिवार को लेकर बड़े शहर लाहौर आ गए और एक हजाम की दुकान खोल ली। इधर उस फकीर से मिली दुआ उस बालक रफ़ी की गले में झलकने लगी थी। इस गले में झलकते हुनर को भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने पहचाना, जो बाद में जाकर उनके रिश्ते में बहनोई भी बने। मोहम्मद रफ़ी साहब को पहली बार स्टेज पर गाने का मौका भी बड़े नाटकीय ढंग से मिला। हुआ यूं कि एक बार लाहौर में मशहूर गायक के.एल. सहगल साहब का शो रखा गया। 13 साल के मोहम्मद रफ़ी अपने भाई के साथ वो शो देखने आए, लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई और के.एल. साहब का गाना कोई नहीं सुन पा रहा था, जिसकी वजह से के.एल. साहब ने गाने से मना कर दिया। लोगों की भीड़ चीखने और चिल्लाने लगी। दर्शक को चीखते चिल्लाते देखकर रफ़ी साहब के भाई शो ऑर्गेनाइजर के पास आए और उन्होंने शो ऑर्गेनाइजर से उनके भाई को इस भीड़ को संभालने के लिए गाना गाने का मौका देने को कहा। गुस्साई भीड़ को काबू पाने के लिए शो ऑर्गेनाइजर ने रफ़ी साहब के भाई की बात मान ली और इस तरह से मिला रफ़ी साहब को पहला शो परफॉर्म करने का अवसर। इस शो में एक संगीतकार श्याम सुंदर जी भी मौजूद थे। उन्होंने 13 साल के मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनी और उनके दीवाने हो गए। साल 1941 में एक पंजाबी फिल्म गुल बगोच में संगीतकार श्याम सुंदर ने मोहम्मद रफ़ी को पहली बार गाने का मौका दिया। आवाज़ को पहचान मिलने के बाद ही रफ़ी साहब को लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए बुलाया गया। वो श्याम सुंदर जी ही थे जिन्होंने रफ़ी साहब को मुंबई बुलाकर अपनी हिंदी फिल्म गांव की गोरी में गाने का मौका दिया। अपने पहले गीत दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी से रफ़ी साहब का हिंदी सिनेमा जगत में सफ़र शुरू हुआ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने जीवन में 2 शादियां की। पहली पत्नी ने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में न रहकर पाकिस्तान जाने का फैसला किया, जिसके लिए रफ़ी साहब राजी नहीं हुए और पहली पत्नी उन्हें छोड़कर पाकिस्तान चली गई। उनकी दूसरी शादी बेगम विकलिस के साथ हुई, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। 4 बेटे और 3 बेटियों में से एक बेटा उन्हें उनकी पहली पत्नी से था। अपने जीवन में रफ़ी साहब ने कई भाषाओं में करीब 25,000 से भी अधिक गाने गाए। इनमें से अधिकतर गाने हिंदी में थे। नौशाद, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, सचिन देव बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ काम करते हुए रफ़ी साहब ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1960 में 14वीं का चांद नामक फिल्म के शीर्षक गीत के लिए मिला। इसके बाद साल 1961 में ससुराल, साल 1964 में दोस्ती, साल 1966 में सूरज, 68 में ब्रह्मचारी, 77 में हम किसी से कम नहीं है के लिए रफ़ी साहब को आखिरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। धीरे धीरे मोहम्मद रफ़ी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज़ दी और सुनने वालों के दिलों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। हंसमुख और शांत स्वभाव के मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने काम और काम देने वालों के प्रति ईमानदारी का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसके लिए अपनी साथी गायिका लता मंगेशकर के साथ करीब 6 सालों तक गाना तो दूर बात तक नहीं की। दरअसल लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर गायकों की एक यूनियन बनाना चाहती थी, जिससे संगीतकारों की तरह गायकों को भी गीतों की रॉयल्टी मिलती रहे।
जब इस मुद्दे को लेकर उनकी रफ़ी साहब से बात हुई तो रफ़ी साहब ने कहा कि हम जो गाना गाते हैं उसका मेहनताना तो हमें मिल जाता है, तो गाने की रॉयल्टी कैसी? और रफ़ी साहब ने रॉयल्टी के लिए लता जी का समर्थन नहीं किया। इस बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई, जिसके बाद दोनों ने कई वर्षों तक एक साथ कोई भी गीत नहीं गाया। आपको बता दें कि रफ़ी साहब को ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उदास या फिर रोते हुए देखा हो, और ऐसे मौके महज 2 बार ही आए कि वो गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रो पड़े। ऐसा पहला मौका साल 1952 में आया उनकी पहली हिट फिल्म बैजू बावरा के गीत ओ दुनिया के रखवाले गाते समय, जब इस गाने के ऊंचे सुरों को घंटों रियाज के बाद गाने की रिकॉर्डिंग की गई। संगीतकार नौशाद साहब ने गाने की रिकॉर्डिंग पूरी तो की, मगर गाना खत्म होते ही रफ़ी साहब के गले से खून आ गया। इस हादसे के बाद रफ़ी साहब कुछ समय तक गाना नहीं गा सके। इस गाने के लिए नौशाद साहब से उन्हें खूब तारीफें मिली, तो उन्हें सुनकर रफ़ी साहब की आंखें भर आई। रफ़ी साहब तो अपनी बेटी की विदाई पर भी नहीं रोई थी। अपनी बेटी को उन्होंने हंसते हुए विदा किया था, मगर बेटी की विदाई का दर्द उनके सीने में दबा हुआ था। विदाई के 2 दिन बाद ही फिल्म नील कमल के गीत को रिकॉर्ड करते हुए वो बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। 30 जुलाई 1980 की वो रात जब निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश जी की फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, रफ़ी साहब सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। फिर वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और ओम प्रकाश जी से बोले, ओम जी केवल 4 लाइनें ही तो बाकी हैं, कल के लिए क्यों बाकी रखें, आज ही पूरी कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल, फिल्म का नाम आस पास के गीत की ये 4 लाइनें रिकॉर्ड की और नीचे आकर गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। दूसरे दिन 31 जुलाई साल 1980 के दिन रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा और हिंदी संगीत का ये अनमोल रत्न इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चल दिया। रफ़ी साहब का अंतिम संस्कार जुहू के मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया। उस दिन ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश होने के बावजूद रफ़ी साहब की अंतिम यात्रा में करीब 10,000 से ज़्यादा लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ऐसा लग रहा था कि लोगों का कारवां सड़क पर उमड़ पड़ा है अपने इस प्यारे गायक की अंतिम विदाई देने के लिए। उनको सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित की। साल 2010 में रफ़ी के मकबरे को दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट जैसे मधुबाला के साथ बनाया गया। मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले हर साल उनके जन्म और मृत्यु के दिन मकबरे के पास उन्हें श्रद्धांजलि और जन्मदिन की बधाइयाँ देने आज भी आते हैं। इस जगह पर अब उनकी याद में एक नारियल का पेड़ लगा दिया गया है। दोस्तों, आपको मोहम्मद रफ़ी साहब का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।